नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज लगातार सुर्खियों में हैं और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, एडिटर सूरज जी, लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ ज्ञानेश जी हैं, जो तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर बताएंगे। और हम सीधे चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या प्रमुख खास है, हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी से। सबसे बड़ी खबर है कनाडा से है, जहां खालिस्तान समर्थक लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं, ऐसा भारत ने आरोप लगाया है। और उन्हें चेतावनी भी दी है कनाडा को कि यदि आपके क्षेत्र में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया तो निश्चित रूप से इसके प्रतिक्रिया भारत देगा। इस खबर के बाद और इस जब ये अल्टीमेटम के बाद कनाडा में मीटिंग भी बुलाई गई है। मीटिंग बुला के इस पर बात की गई है और विशेष रूप से जो निज्जर हत्याकांड को लेके कनाडा बहुत ज्यादा चिंतित है और उनके जो इनपुट है वो उन्होंने रिपोर्ट दी है कि भारत ने ही निज्जर की हत्या की थी। और इसके चलते जो कनाडा के शासन ने भारत के प्रति इस प्रकार के जो है बयानबाजी की थी कि यदि भारत के कुछ लोग आके कनाडा में हमारे निवासियों की हत्या करते हैं, भले ही वो खालिस्तानी क्यों नहीं हो, तो भी ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। क्योंकि किसी भी देश में घुस के यदि आप उनके किसी को भी आप किसी की हत्या करते हो तो उस देश की इजाजत होना जरूरी है। ऐसे स्थिति में अगर इजाजत नहीं है या उनको सूचना नहीं है तो निश्चित रूप से आपत्ति उठाना वाजिब है। लेकिन यहाँ ये है कि निज्जर हत्याकांड मतलब अंदाज से कनाडा बोल रहे हैं कि भारत ने इसकी हत्या की है, लेकिन उसके कोई सबूत पेश नहीं कर पाए अभी। यही कारण है कि भारत ने ये कहा कि जब तक सबूत आप पेश नहीं कर पाओ कि भारत ने ही या भारत की किसी एजेंसी ने या निज्जर की हत्या की है, तब तक आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। पहले इसके जांच करे और ये बताए कि भारत ने ही हत्या की है और इसके प्रमाण दे, तब जाके जो है इस विषय पे बात भी होगी और तब जाके इस विषय को लेके आगे द्विपक्षीय बात होगी। अन्यथा इस पर बात किया जाना संभव नहीं है और बात करना भी जो है कड़ी आपत्तिजनक है। तो भारत ने जिस प्रकार से उनको समझाया, मुझे लगता है कनाडा को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रवासियों ने पूरे देश में भारत में अपने ही घर में जो पैसे पहुंचाने का जो एक आंकड़ा आया है, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इसमें ये देखा गया है कि जितने अप्रवासी भारत से गए हुए हैं और वो अपने घरों में पैसा पहुंचाते हैं, ये लगभग 111 अरब डॉलर है। मतलब कुल मिला के 9 लाख करोड़ रुपया बनता है। तो इन सब इसको देखते हुए ये लगता है कि भारत के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से विदेशों में जब काम करने जाते हैं तो उनको बड़ी रकम वहां पर उनको दी जा रही है। उसी के चलते वो अपने परिवार को बड़े स्तर पे पैसे भेज रहे हैं। तो भारत 111 अरब डॉलर है। उसके बाद जो अप्रवासियों के द्वारा भेजी जाने वाली राशि के मामले में मैक्सिको दूसरे नंबर पे है, लेकिन भारत से बहुत लगभग आधा है, वो है 61 करोड़। चीन 51 अरब डॉलर है और मैक्सिको 61 अरब डॉलर है। और इसी प्रकार से फिलीपींस को भी 38 अरब डॉलर का जो है उसमें मदद अप्रवासियों के द्वारा अपने घरों में भेजा जाता है। फ्रांस 30 अरब डॉलर है, पाकिस्तान 29 अरब डॉलर है, मिस्र 28 अरब डॉलर है, बांग्लादेश 21 अरब डॉलर है, नाइजीरिया 20 अरब डॉलर है, जर्मनी 19 अरब डॉलर है। ये सब देखने के बाद ये लगता है कि जो भारतवंशी बाहर रह रहे हैं उनका प्रेम भारत के साथ में जुड़ा हुआ है, परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इसी कारण से आप देखिए एक 9.2 से मतलब लगभग 9.25 लाख करोड़ रुपया भारत में उनके द्वारा पहुंचाते हैं। इससे भारत का विकास भी होता है और भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके जो जीवन शैली है उसमें
अच्छे की ओर इसमें बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरा ये है कि यूक्रेन में जो राष्ट्रपति है उनकी हत्या के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया गया था, लेकिन जेलेंस्की ने उसके नाकाम कर दिया है और उस सेना को गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है ये भले ही यूक्रेन सेना में शामिल था, लेकिन वो रूस के लिए काम कर रहा था और जेलेंस्की के हत्या की जो है सुपारी उसी को दी गई थी। जी। लेकिन सूचना मिलने के बाद जेलेंस्की ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद ये इस मामले में फटाक से हुआ है। तो लगभग 2 साल से ये युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध के विराम होने के लगाने के बजाय इस प्रकार के दोनों पक्ष जो है कोशिशें कर रहे हैं। कोई कभी ये खबर आती है कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए सुपारी दी है, कभी ये आता है कि जेलेंस्की की हत्या के लिए रूस ने सुपारी दी है। लेकिन इस खबर के बाद मुझे लगता है कि और चौकन्ना जेलेंस्की हो जाएंगे। एक और खबर यह है कि अमेरिका से कि इमरान खान के प्रति उन्होंने ये दिखाया कि इमरान खान भले ही सत्ता में नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता पाकिस्तान में इमरान खान ही है। और जिस प्रकार से उनको चुनाव में हराया गया, उसके बावजूद जो है उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने एक रिपोर्ट दी है कि आज भी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है इमरान खान। लेकिन जिस प्रकार की सत्ता चल रही है, उस सत्ता के साथ में सेना की तालमेल नहीं होने के कारण से और इमरान खान के साथ भी अच्छे ट्विनिंग सेना के नहीं होने के कारण से इमरान खान को किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उनको जेल में रखकर बाकी काम किया जा रहा है। और सेना के मेन फोकस ये है कि इमरान खान बाहर नहीं आ जाए जेल से, नहीं तो सरकार गिरा सकते हैं। वो इतनी ताकत वो रखते हैं। इसी कारण को लेकर अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है कि ये किसी न किसी कारण से इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं पाकिस्तान सरकार। तो इसी कारण से जो है अमेरिका ने कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई बड़ा अपराध नहीं है तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाना चाहिए। उनके लोकप्रियता को देखते हुए घबराने के बजाय उनको फ्रंट आके राजनीति करने के लिए छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। इसके लास्ट एक और खबर है जिसको लेकर भी चर्चा किया जाना चाहिए। आज अखबारों में प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया गया है कि भारत जो है इसमें लगभग 9 करोड़ लोग भारतवर्ष में 2028 तक समृद्ध हो जाएंगे। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर 2028 से पहले भारत होगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। इसका अर्थ यह है कि जो चीन का कब्जा था उपभोक्ता बाजार पर, छोटी छोटी चीजों को हमने भारत में भी देखा है कि चीन उस पर कब्जा करके बैठा है। लेकिन आने वाले 2 साल के भीतर भारत के सभी बाजारों में और विदेशों के सभी बाजारों में भारत का कब्जा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और इसके साथ में ही जिस प्रकार से तेजी से इस बाजार को महत्व दिया गया है और छोटे छोटे उत्पादन को बाजार में लाने के लिए और निर्यात करने के लिए कोशिशें की जा रही है, उससे आने वाले 2 वर्षों में भारत के लिए एक खुशनुमा माहौल बनेगा और समृद्धि का रास्ता खुल जाएगा। जी हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज जी हैं। सूरज जी से तमाम चुनावी मुद्दों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट जो लगातार सुर्खियों में है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है और बयानों को लेकर के जिस तरह से देखा जाता है कि बयानों की धार दिन ब दिन तेज होती जाती है और ऐसे में एक बयान भी किसी एक राजनीतिक दल के लिए, किसी एक प्रत्याशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमने देखा है कि चाहे 1971 का चुनाव हो, वहां से लेकर के जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया,
उसके बाद में उसके बाद के चुनाव में जब देखा गया कि कांग्रेस ने नारा दिया कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो नारे जो हैं और जो बयानबाजी चुनावों के बीच होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति में मैं जिस बयान का जिक्र करने वाला हूं वो है सैम पित्रोदा का बयान, क्योंकि कुछ दिन पहले सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र करके भारत की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया था। चारों तरफ एक ही बात थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बयान को लेकर के विपक्षी गठबंधन को और कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आड़े हाथ में लिया था। भारत की जनता को सचेत किया था कि यदि ये सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स लाद देगी। और उन्होंने कहा था कि ये जीते जी भी टैक्स लेंगे, मरने के बाद भी टैक्स लेंगे। तो कांग्रेस की जो लूट है वो जिंदगी के साथ भी चलेगी, जिंदगी के बाद भी चलेगी। इस तरह से पलटवार किया था। इस समय जिस बयान का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं वो, क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स का विवाद अभी थमा भी नहीं था और कांग्रेस के जो नेता हैं सैम पित्रोदा, उनका एक विवादित बयान सामने आ गया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। हालांकि भारत की विविधता के संदर्भ में उन्होंने बात कही, लेकिन उन कहते हैं कि यदि शब्द गलत है, शब्द का आशय गलत है, तो अच्छी बात भी विवादित हो जाती है। तो वैसे उन्होंने भारत की विविधता को परिभाषित करते हुए जो शब्द कहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के अरब जैसे लगते हैं, और भारत के उत्तर क्षेत्र के लोग गोरे और दक्षिण के अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। बिल्कुल यही वह भारत है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ हर एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के बाद में विवाद बढ़ा है, और विवाद बढ़ने के बाद में सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि किसी भी तरह के विपक्ष के द्वारा दिए गए विवादित बयान को वह जिस तरह से प्रसारित करती है और उसे अपने पक्ष में भुनाने का काम करती है, और वही किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। तेलंगाना में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कहा है कि मुझे समझ आ गया है कि कांग्रेस राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को इसलिए डराना चाहती थी क्योंकि उनकी त्वचा का रंग काला है। संविधान सिर पर लेकर नाचने वाले चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। हालांकि सैम पित्रोदा के बयान से जो इंडिया अलायंस है उसने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार जो बयान आया था उस बयान को लेकर भी जयराम रमेश ने स्पष्ट कर दिया था कि वो उनके निजी विचार हैं, पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस बार फिर से वही बात आई है कि सैम पित्रोदा ने जो उपमाएं दी हैं वे गलत हैं, दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार हैं। ये इसको लेकर के पार्टी ने बयान कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि इस बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि यूबीटी की जो शिवसेना है, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो बयान से सहमत नहीं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि सैम पित्रोदा का केवल इनहेरिटेंस टैक्स या ये भारत की विविधता पर सवाली निशान लगाना, या फिर यूं कहें कि चमड़ी के रंग के आधार पर जो उन्होंने विभाजन की बात कही है, वो अकेला नहीं है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2024 को जो बात कही थी उन्होंने अभी 23 अप्रैल को इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के, उसके पहले 2019 में लोकसभा चुनाव थे उस समय भी, और उस समय पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगों पर कहा था कि 84 में हुआ तो हुआ। लोगों ने कहा था कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उस बात को भूल जाना चाहिए। तो ये बात भी जो थी ये लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली थी। दूसरी बात करूं कि 22 मार्च 2019 को जो उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहा था कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, कुछ आतंकियों को सजा दी गई है, पूरे पाकिस्तान को क्यों सजा नहीं दी गई। तो इस तरह के उनके जो बयान आते हैं वो बयान सियासी हलकों में भूचाल ला देते हैं, और वो उनकी पार्टी के लिए, या जैसा कहा जाता है कि राजीव गांधी के भी सलाहकार रहे हैं, वो राहुल गांधी को भी उन्होंने कई बार सलाहें दी हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब उनके खुद के बयान उनके हित में नहीं होते, पार्टी के हित में नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयानों को लेकर के सियासी गलियां जिस तरह से हलचल मचती है और वो बैकफुट पर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा रहा है कि अब चूंकि उन्होंने अध्यक्ष पद से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में उनके बयानों को क्या वजन दिया जाएगा या उनके बयानों को अब हल्के में लिया जाएगा। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि
जहां प्रियंका गांधी लगातार सत्ता पक्ष पर नरेंद्र मोदी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं पहले से ही। तो उन्होंने कल चूंकि वो रायबरेली में थी और उन्होंने स्पष्ट लोगों से कहा है कि लोग जानना चाहते हैं। अभी तक सरकार ने अपने कोई आंकड़े पेश नहीं किए हैं, सरकार ने अपनी उपलब्धियां नहीं बताई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर क्या किया है, कौन से काम किए हैं और कितनी तरक्की की है देश ने, क्या देश में बेरोजगारी खत्म हुई है, क्या महंगाई कम हुई है, इसको लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ में कल अमित शाह थे और अमित शाह ने, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कई राज्यों में जब गए हैं तो उन्होंने कहा था कि शहजादे अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी के लिए रायबरेली से टिकट की घोषणा की गई थी अमेठी के स्थान पर, तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है अमेठी से। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब चूंकि ये उनकी हार का डर है कि वो वायनाड से भाग करके रायबरेली जा रहे हैं। कल अमित शाह ने उसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि राहुल गांधी के लिए वायनाड की सीट हो या रायबरेली की सीट हो, वो सुरक्षित नहीं है, उनके लिए इटली की सीट सुरक्षित है और उन्हें वहां से जाकर के अपने ननिहाल जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि भारत में कोई भी सीट अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है कि वो वहां से जीत जाए, उनकी जीत निश्चित हो सके। तो इस तरह की बयानबाजी को लेकर के सियासी गलियारों में लगातार चर्चा है। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि एक मुद्दा अडानी और अंबानी वाला जो मामला है, उस मामले को लेकर के जब सदन में भी बहुत सारी बातें हुई थी, बहस के दौरान राहुल गांधी के सदस्यता जाने की बात तक हुई थी, तो अब वो मामला फिर से चुनाव में उभरने लगा है। क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, या यूं कहें कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है कि अडानी अंबानी जो है वो सरकार चला रहे हैं और उनसे चंदा लिया गया है, उनसे जो है वो कुछ धनबल वाले लोग हैं जो केंद्र की सत्ता को चला रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके उलट कहा है कि राहुल गांधी बताएं, क्योंकि राहुल गांधी को शहजादे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो राहुल गांधी बताएं कि उन्होंने अदानी और अंबानी से कितना माल लिया है, कितना धन लिया है। जी। तो ये जो बात है ये एक तरह की, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगते रहे हैं इन दोनों व्यावसायिक समूहों से पैसा लेकर के उनको लाभ देने का। कल जिस तरह से तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी पर कि उन्होंने टेम्पो भर भर के पैसा लिया है, ये एक नई सियासी जंग इसमें छिड़ गई है। क्योंकि दूसरी तरफ जो है जी। इसके पलटवार में राहुल गांधी ने कहा है कि यदि ऐसा है तो इनके घर में जो अदानी और अंबानी हैं, इनके यहाँ सीबीआई को भिजवाइए, ईडी को भिजवाइए और जांच करवाइए कि उन्होंने किसको कितना पैसा दिया है। जी। तो इस तरह को लेकर के, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर या खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसको लेकर के हमलावर रहा कि अदानी अंबानी को उनसे लाभ लेकर के उन्हें लाभ पहुंचाया गया। तो लेकिन अब इसका पलटवार ये हो गया है, क्योंकि अब जैसा कि हम पूर्व से कहते भी आ रहे थे कि अब तक जितने चरण के चुनाव हुए हैं, हर चरण के चुनाव में चुनावी मुद्दे बदलते रहे हैं और अब चूंकि चौथे चरण का चुनाव निकट है, तो चौथे चरण के चुनाव में धार और तेज होगी आरोपों की, आरोप और प्रत्यारोप की। साथ ही अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ से कैसा पलटवार सामने आता है। जी निशा जी, हम लखनऊ उत्तर प्रदेश के अपडेट जान लेंगे। ज्ञानेश जी हमारे साथ है। ज्ञानेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या सुर्खियों में चल रहा है, क्या प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जो अपनी भतीजे को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, उसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे बसपा का आंतरिक मामला मानते हुए अपने हिसाब से इस फैसले की वजह बताई है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो इसी को लेकर बहन जी मायावती ने कहा है कि सपा अपना चाल, चरित्र और चेहरा देखे। हमेशा की तरह आज भी जबरदस्त दलित, अति पिछड़ा व संविधान में इनको दिए गए आरक्षण आदि के अधिकारों की विरोधी पार्टी है सपा, और प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करना तथा इस संबंध में बिल को संसद में फाड़ना आदि इनके ऐसे कार्य हैं जिसे माफ करना मुश्किल है। जी।
मायावती ने कहा कि अपने अकाउंट, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी व चिंता नहीं करे तो बेहतर रहेगा। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारेंगे। उनके अपने परिवार व उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें, क्योंकि उन सबका हाल बेहाल है। तो इस तरीके से निशा बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम हो रहा है। वहीं हम बात करेंगे रायबरेली, जहां पे प्रियंका गांधी रुकी हुई हैं और लगातार जो है वो एक ना एक अपने माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं पे कल जो है प्रियंका गांधी ने अनूठा रूप देकर तालियां और नारों से गूंजा बछरावा। जी रात में माइक न होने पर लोगों के बीच गाड़ी की छत पर वो चढ़कर उन्होंने जोरदार भाषण दिया बिना माइक के, और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया मोबाइल टार्च से जलाकर। जी तो जी इस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली ने हमेशा लोकतंत्र के लिए संघर्ष को रास्ता दिखाया है। अब लोकतंत्र के सिपाही राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप सबको उन्हें भारी समर्थन देना है। जी अब हम बात करेंगे अनिशा की एक बरेली की घटना की, कि एक ऐसी घटना का कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है कि एक लड़की ने झूठे केस में एक लड़के को 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। जब ये मामला संज्ञान में आया है तो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि अब उस लड़की को भी 4 साल के लिए जेल में रखा जाएगा, क्योंकि जी झूठे केस में उसने फंसाया था। ये पहला मामला है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, जिनका आज का दौरा 12 बजे लोकसभा क्षेत्र खीरी पे जाएंगे और गोला लखीमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाएं करेंगे। जी मोमदी नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा होगी और सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनका भी यूपी में आज दौरा है। वो चित्रकूट फतेहपुर में जेपी नड्डा रहेंगे और जनसभाएं दोपहर लगभग 12:50 पर बीडी पुलिया चित्रकूट में जनसभाएं करेंगे। वहीं दोपहर 2:40 पर रामलीला मैदान फतेहपुर में जनसभा करेंगे। जी जी और हम बात करेंगे मायावती की, कि मायावती बीएसपी जो अध्यक्ष है मायावती, वो कन्नौज का आज दौरा करेंगे और कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जो कन्नौज से पार्टी कार्यकर्ताओं को मायावती देंगी एक संदेश। सपा के गढ़ में आज मायावती करेंगी चुनावी रैली, लगभग 1 बजे कन्नौज पहुंचेंगी और अखिलेश यादव के खिलाफ आज मायावती अपनी रैली करेंगे। वहीं हम बात करें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आज प्रेस वार्ता करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे कहीं न कहीं मीडिया के माध्यम से। जी जी वहीं अनिशा मैं बताना चाहूंगी कि जो लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में आए दिन शिकायतें आती थी जी असुविधाओं को लेकर, मरीजों को लेकर, कि अनावश्यक जो है मरीजों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे वो रिपोर्ट निकालना हो और चाहे अपने आप को दिखाना हो। तो जी जी इसके लिए उन्होंने कहा है कि खून की जांच अब सभी रिपोर्ट जो है ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी। यह सुविधा प्रदेश के 75 सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी जी जी और ऑनलाइन कहीं न कहीं इन रिपोर्टों को निकाला जा सकता है। जी करें तो आज प्रियंका गांधी रायबरेली दौरे का चौथा दिन है। आज वो जी नुक्कड़ गांव समेत 26 कार्यक्रमों में शामिल होंगे जी और राहुल गांधी के पक्ष में मतदान को लेकर अपील करेंगी। जी सदन ज्ञानेश विधानसभा में आज दिन भर रहेंगी। वहीं गांव जाकर राहुल गांधी को समर्थन देने की भी अपील जी करेंगी। जी जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट देने के लिए। हमारे साथ टाइटर इन चीफ जय श्रीवास्तव, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो प्रमुखता से आज अखबारों में प्रकाशित हुई हैं उनके बारे में बताया। चुनावी मुद्दों से जुड़ी चुनावी माहौल इस वक्त किस प्रकार का चल रहा है, हमारे एडिटर सूरज जी ने तमाम अपडेट दी। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जानी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबर, नई अपडेट के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।